नमस्कार, मैं अदिति महेश्वरी गोयल आज शाम फिर से आप सभी का वाणी डिजिटल की शिक्षा श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके समक्ष एक नया व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुए हैं। खड़ी बोली कविता की जमीन और द्विवेदी युग। प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी द्वारा ये व्याख्यान आज संपन्न होगा। प्रोफेसर प्रभाकर सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रीति काव्य पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पढ़ाते हैं और इस सुंदर श्रृंखला की जिसके लिए आप सभी का प्रेम पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया से हम तक पहुंच रहा है, उसके प्रधान संपादक भी हैं। आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ। आज हमारा 5वां आख्यान है और हमारी टीम ने पिछले 4 आख्यानों के कुछ आंकड़े निकाले हैं और सच कहूँ तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि किस तरह से आप सभी इस पूरी श्रृंखला को इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इसके साथ जुड़ रहे हैं और अपनी टिप्पणियां भी साझा कर रहे हैं। पहला आख्यान जो कि सदानंद चाही जी द्वारा दिया गया था आदिकाल पर, उसके 55,000 व्यूज हुए हैं। दूसरा आख्यान भक्ति काव्य पर आशीष त्रिपाठी जी द्वारा दिया गया, जिसके 85,000 व्यूज हो चुके हैं। रीति काव्य पर अभय कुमार दुबे जी द्वारा दिया गया आख्यान 60,000 व्यूज पार कर चुका है और कल प्रोफेसर शंभुनाथ जी द्वारा नव जागरण और आधुनिकता पर दिया गया आख्यान 45,000 व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, ये हमारे लिए बहुत उत्साहप्रद है और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का आख्यान आपके समक्ष आपको समर्पित। धन्यवाद। सर नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। और वाणी डिजिटल मंच पर यह जो श्रृंखला चल रही है, हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन की नई दृष्टि, इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं अपने उन अतिथि वक्ताओं का स्वागत और आभार प्रकट करता हूं कि जो इस श्रृंखला में शामिल हुए और शामिल हो रहे हैं। दूसरे, मैं अपने उन अपार इसमें शामिल होने वाले श्रोताओं, दर्शकों और विद्यार्थियों का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं वाणी समूह डिजिटल मंच के संयोजक अदिति माहेश्वरी जी और अरुण माहेश्वरी जी का। मित्रों, आज जिस विषय पर हम व्याख्यान देंगे, आपसे बातचीत करेंगे, वो विषय खड़ी बोली कविता की जमीन और द्विवेदी युग है। जाना पहचाना विषय है, लेकिन इस विषय पर क्या नया सोचा जा सकता है, इस पर कैसे नए दृष्टिकोण से बात की जा सकती है, मैं इसको आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और यह विषय देखने में तो सरल सा दिखाई देता है, लेकिन बहुत फैला हुआ विषय है। तो क्यों ना इस विषय को कुछ दृष्टिकोणों के साथ देखा जाए। और मैं इस विषय में प्रवेश करूं, इसके पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में जब भी बातचीत होती है, तो जैसे कि साहित्य इतिहास लेखन पर बार बार चर्चा हम करते हैं, तो भाषा का भी इतिहास लेखन होना चाहिए। और भाषा के इतिहास लेखन को साहित्य इतिहास लेखन से अलग नहीं मापा जा सकता। और जब बात खड़ी बोली की आती है, तो खड़ी बोली के इतिहास की बात आती है, बोलियों के इतिहास की बात आती है। और हिंदी, जिसे हम राष्ट्रभाषा हिंदी कहते हैं, तो हिंदी असल में कई सारी जनपदीय बोलियों का एक समुच्चय है। और उसमें भी खड़ी बोली कविता पर जब बातचीत करते हैं, तो एक इतिहास दृष्टि हमारे सामने यह है कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती से खड़ी बोली के विकास यात्रा के बारे में बातचीत करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली के कैसे उद्भावक माने जाते हैं। इसके साथ साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादन के साथ जब कार्यभार उन्होंने संभाला, तो किस तरह से खड़ी बोली कविता की जमीन तैयार करते हैं। लेकिन यह इतिहास भाषा के इतिहास लेखन का एक नजरिया है। असल में हम खड़ी बोली कविता के बारे में जब बातचीत करते हैं, तो इसकी एक प्रदीर्घ परंपरा है। और आधुनिक काल में तो इस पर बातचीत करें तो किस तरह से सरस्वती के संपादन से पहले और भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु के बाद 1885 से लेकर 1900 के बीच का जो समय है,
उसमें खड़ी बोली कविता को लेकर जो व्यापक जन आंदोलन चला, जो व्यापक आंदोलन चला, उसको जरूर हमें देखना और परखना चाहिए। एक पक्ष तो ये है। दूसरी, खड़ी बोली कविता के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो इसका अपनी सहवर्ती बोलियों के साथ क्या रिश्ता बनता है, और एक व्यापक प्रदीर्घ जो परंपरा है हिंदी की, हिंदी कविता की जो प्रदीर्घ परंपरा है, उस परंपरा में हिंदी खड़ी बोली कहाँ से अपनी खाद पानी अर्जित करती है, किस तरह से उसका जुड़ाव बनता है, उस पर बातचीत करें। तो इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला पक्ष ये बनता है कि हिंदी खड़ी बोली, जिसे खड़ी बोली कविता कहते हैं, उसकी निर्मित किस तरह से होती है और इसमें कैसे आदिकाल में अमीर खुसरो से लेकर व्यापकता के साथ मध्यकाल से होते हुए वह आगे बढ़ती। और दूसरा जो पक्ष इसका बनता है वह पक्ष है भारतेंदु युग के समय में 1885 से लेकर 1900 के बीच का जो विवाद है, वो बड़ा महत्वपूर्ण विवाद है, उसका पक्ष देखते हैं। और तीसरा जो पक्ष इसका बनता है वो है 1900 से लेकर 1920 का समय, जो द्विवेदी युगीन हिंदी कविता का समय है, द्विवेदी युग का समय है, और उसी समय में वो कविताई का जो पूरा भाषा का नियोजन होता है उसको देखा और परखा जा सकता है। तो सबसे पहले बातचीत शुरू करें तो हिंदी कविता, खड़ी बोली हिंदी कविता के परंपरा पर बातचीत करते हैं तो हमें हमारे सामने सबसे पहला नाम जो आना चाहिए या आता है वो गोरखनाथ का है। गोरखनाथ के साथ जुड़ते हुए कैसे खड़ी बोली हिंदी कविता अपनी जमीन तैयार करती। और दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम आदिकालीन कविता में है वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीए हिंद कहा जाता है, जो हिंदवी के कवि कहे जाते हैं, जेहाल मिस्की मगुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां किताब हिजरा नदार में जुल्फ रोज़े वसलत सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। अरबी, फारसी और हिंदी का अद्भुत मिश्रण उनकी कविता में। और इस दरमियान आप देखिए कि हिंदी कविता का जो विकास है, जो खड़ी बोली हिंदी कविता की जो जमीन है, वो विकसित होते हुए कबीर की भाषा में भी आपको वो चीज दिखाई देगी। लेकिन क्या वजह थी कि एक प्रदीर्घ परंपरा हिंदी खड़ी बोली कविता की, जो दिल्ली के आसपास की बोली थी, उसके साथ वो विकसित हो रही थी, एकाएक उसकी परंपरा छीड़ कैसे हो गई? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक पक्ष जो सबसे मजबूत पक्ष है कि उसमें आप जरूर उसको देख और परख सकते हैं कि खड़ी बोली कविता के मामले में जब हम विस्तार से चर्चा करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो वह परंपरा असल में कई सारी परंपराओं के साथ मिलकर विकसित होती है। और यह जो परंपरा जो दिल्ली से अमीर खुसरो के साथ चली, वह किस तरह से दक्षिणी हिंदी की तरफ, जिसे दक्षिणी हिंदी कहते हैं, जिसे दक्कनी हिंदी कहते हैं, उस तरफ गई। और दक्षिणी हिंदी जिसे कहा जाता है, वह खड़ी बोली हिंदी कविता की जमीन का सबसे मजबूत पक्ष है। और उस मजबूत पक्ष के साथ अगर आप बातचीत करें तो किस तरह से वहां मुल्ला वजही जैसे रचनाकार जो सबरस जैसा गद्य निर्मित करते हैं, इसके साथ साथ उस पूरी पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में एक पूरी परंपरा और श्रृंखला दिखाई पड़ती है, जिसमें वली औरंगाबादी, वली दखनी जैसे कवि, वो कवि जो रेखता और किस तरह से दक्षिणी हिंदी का पुल बनाते हैं, उनकी आवाजाही दिल्ली में होती थी। और इस तरह से खड़ी बोली कविता की जो जमीन दक्षिणी हिंदी के साथ शुरू होती है, एक व्यापकता के साथ, बड़े सरोकार के साथ काव्य भाषा में दर्ज की जा सकती है। इसीलिए खड़ी बोली के विकास में दक्षिणी हिंदी को लेते हुए जब आप परिचर्चा करेंगे तो व्यापक जमीन आपके सामने नजर आएगी और उसको नए सिरे से हमें मूल्यांकन करना चाहिए। और इसके पीछे वो राजनीतिक परिदृश्य, जो सांस्कृतिक परिदृश्य था कि मोहम्मद तुगलक के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय कैसे सूफी कवि, संत और औलिया यहाँ कैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तमाम सारी शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, और इसके साथ साथ राजनीतिक जो आवाजाही होती है उससे दक्षिणी हिंदी का कैसे विकास होता है। एक दृष्टिकोण यह है हिंदी की खड़ी बोली जमीन को समझने का। इसकी बहुत बृहद परंपरा है, इसलिए मैं उस परंपरा में नहीं जा रहा। मैं आपके सामने एक चीज जो कहना चाहता हूं वो यह है कि खड़ी बोली कविता की जो असली जमीन है वो मध्यकाल में तैयार होती है। हिंदी की अगर परंपरा में देखें,
चूंकि हिंदी की अपनी जो जातीय जमीन है वो किस तरह से निर्मित होती है, उस पर अगर आप चर्चा करें तो उसके निर्माण की प्रक्रिया में मध्यकाल की हिंदी को देखा जा सकता है, उसमें भी रीतिकाल का समय। और मित्रों, रीतिकाल के समय में जो उर्दू कविता है, उर्दू कविता जो सौदा से शुरू करके कैसे मीर गालिब से होते हुए नजीर तक आती है, और उस दौर में खड़ी बोली कविता की सबसे व्यापक और मजबूत जमीन अगर कहीं आपको दिखाई पड़ती है तो कैसे रेख्ता, जिसे उर्दू कविता की शैली कहा जाता है, क्योंकि रेख्ता के बारे में कहा जाता है जो सांचे में ढला हुआ हो। उर्दू कविता के संदर्भ में उसका प्रयोग बहुत सारे आलोचनात्मक इतिहास में और इतिहास लेखन में अगर आप देखें, उर्दू साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में भी देखा और परखा जा सकता है कि किस तरह से व्यापकता के साथ उर्दू की वो पूरी की पूरी कविता, जिसे रेख्ता कहा जाता है, वो कैसे खड़ी बोली कविता को विकसित करती है बाद में, और खड़ी बोली कविता उसके साथ ज्यादा अपना संबंध विकसित करती है और बनाती है। एक एक संबंध ये देख सकते हैं। लेकिन यहां पर ठहर कर मैं एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगा, वो है नजीर अकबराबादी। नजीर अकबराबादी के बारे में अगर आप बातचीत करें तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कवि जो आधुनिक हिंदी कविता का पहला कवि जिसे कहा जाता है, जिसकी कविताएं में एक तरफ खड़ी बोली है, जिसकी कविताएं में उर्दू की परंपरा है, जिसकी कविताएं में ब्रज भाषा की का माधुर्य भी है, और अपनी पूरी भारतीय चेतना की जो जमीन है उससे वो कविता कैसे जुड़ती है नजीर की। और नजीर अपने समय के एक ऐसे कवि शायर जिनको उनके समय में तवज्जो नहीं दिया गया, जिनको उनके समय में उनको शायर नहीं माना गया, उनको कवि नहीं माना गया, उनको जो उस समय की जो रीतकाल की कविता थी, रीतकाल की जो शास्त्रीय कविता थी, उसी के वर्ग से जो विकसित होने वाली उर्दू की कविता थी, जिसमें गालिब मीर जैसे कवि हैं, रेख्ता लिखने वाले कवि हैं, उन कवियों की श्रेणी में नजीर को नहीं रखा जाता। लेकिन नजीर पर बाद में काम हुआ। और आपसे बताऊं कि नजीर के बारे में ये कहा जाता है कि बाद में अंग्रेजी साहित्यकारों और बहुत सारे आलोचकों ने ही नजीर की तुलना शेक्सपियर से लेकर तमाम सारे साहित्यकारों से की। और नजीर के संदर्भ में मैं कुछ कहूं इससे पहले, फिराक गोरखपुरी जो हिंदी उर्दू कविता के बहुत महत्वपूर्ण शायर माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं, उनकी एक टिप्पणी मैं पढ़ना चाहता हूं। और ये टिप्पणी है नजीर के बारे में। नजीर अकबराबादी किस तरह से अपने समय के बड़े कवि हैं, खड़ी बोली जमीन तैयार करने वाले कवि हैं, हिंदी और उर्दू अदब के पहले आधुनिक कवि हैं नजीर अकबराबादी। इस पर उनकी टिप्पणी मैं पढ़ता हूं आपके सामने कि नजीर की कविताओं में उनके समय का जीवन हर स्तर, हर वर्ग, हर तरह, हर रंग, हर ढंग, हर अवस्था, हर स्थिति का जीवन इतने भरपूर ढंग से अपनी पूरी गतिशीलता के साथ और इतने स्वाभाविक और सजीव रूप से विकसित हुआ कि भाषा, संस्कृति, संप्रदाय, जाति, धर्म सब भेद मिट गए। और नजीर एकमात्र ऐसे कवि माने गए हैं जिन्हें उर्दू और हिंदी वालों ने किसानों, मजदूरों, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, बच्चों, जवानों, बूढ़ों, स्त्रियों और पुरुषों सबने समान रूप से अपनाया। मित्रों, ये जो नजीर की कविता की जो पूरी बुनावट है, उसका एक कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने आदमी नामा से पढ़ता हूं। उसकी उस कविता की बानगी आप देखिए, उसकी भाषा देखिए, उसकी रवानगी देखिए कि यहाँ आदमी की जान को वारे है आदमी, और आदमी चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। इसी तरह से तिल पर, फगुआ पर, होली पर, उन्होंने जिस तरह से कविताएं लिखी हैं वो हमारी हिंदी उर्दू की साझा विरासत की कविताएं। और एक और खास बात नजीर के बारे में ये कहा जाता है कि नजीर हिंदी कविता के कैसे प्रस्थान बिंदु बन सकते हैं। हिंदी खड़ी बोली हिंदी कविता का की जमीन की तलाश अगर हम करें तो हमें लगता है नजीर से हमें करना चाहिए। आधुनिक काल में अगर हम उस कविता को एक प्रदीर्घ परंपरा के साथ विकसित और तौर पे देखना चाहते हैं। और नजीर के बारे में जो आधुनिकता और नवजागरण के संदर्भ में विचार करने वाले बहुत सारे चिंतक, समाज चिंतक हैं, जैसे कि अभी
प्राक आधुनिकता की बात की जा रही है। ये कहा जाता है कि मध्यकाल में जो उत्तर मध्यकाल है, रीतिकाल जिसे कहा जाता है, उस रीतिकाल में अगर आधुनिकता को पूर्व आधुनिकता के रूप में अगर हम देखें तो नजीर उसके प्रतिनिधि कवि, क्योंकि नजीर के यहाँ वो लगभग वो सारी चेतना आपको दिखाई पड़ती है जो मध्ययुगीनता से मुकाबला करती, मध्ययुगीन जड़ता से मुकाबला करती, एक आम जनजीवन की कविता रचती है वह। और नजीर की काव्य भाषा के बारे में अगर आप बात करें तो नजीर बाद के दौर के जो कवि हैं उन कवियों में वो तमाम सारे कवियों से जुड़ते हुए भी उनकी असली परंपरा प्रगतिशील हिंदी कविता के साथ जुड़ती है, जो जनतांत्रिक कविता है, जो जन सरोकार की कविता है, जो जनधर्मी कविता है, जन भाषा की कविता है। और ऐसे में कबीर किस तरह नजीर को आप उस पूरी परंपरा के साथ कबीर के साथ जोड़ते हुए देख सकते हैं, आप अमीर खुसरो के साथ जोड़ते हुए देख सकते हैं, और इन सब के साथ आगे प्रगतिशील हिंदी कविता की जो पूरी परंपरा है, जो जनतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने वाली परंपरा है, जो खड़ी बोली की, उसके साथ देख और परख सकते हैं। एक बिंदु तो ये बनता है खड़ी बोली हिंदी कविता की जमीन को देखने का। और इसमें खड़ी बोली के बारे में जब आप बातचीत करते हैं तो इस दौर के साथ देखें तो 19वीं शताब्दी का जो आरंभिक दौर है, इसके संदर्भ में यह कहा जाता है कि खड़ी बोली कविता के बरक्स जब विकसित होती है नवजागरण और आधुनिकता के दौर में, तो कविता के बरक्स आप देखें तो शिक्षा के मामले में, किस तरह से अदालती हिंदी के मामले में, पत्रकारिता के संदर्भ में वह कैसे विकसित होती है, उसको देखना और परखना चाहिए। क्योंकि आधुनिकता का जो पूरा अभियान आया और नवजागरण का जो पूरा अभियान आया, उसके साथ कैसे खड़ी बोली अपना रूप अख्तियार करती। इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज जैसी संस्था में जब गद्य लेखन हुआ तो उसमें ऐतिहासिक और पौराणिक पाठ लेखन हुआ, वहां पर कोई कविता की किताब इस तरह से नहीं तैयार की गई। और उसमें खास बात यह है कि आप देखें कि लल्लू लाल का जो गद्य है, प्रेम सागर जिसका नाम है, जिसमें गद्य चतुष्टय कहा जाता है, 4 लेखकों के बारे में बातचीत की जाती है कि लल्लू लाल का प्रेम सागर है, सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान है, और फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर के जो 2 रचनाकार हैं, सदा सुखलाल नियाज का सुख सागर और इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। इसमें जो इंसा अल्लाह खां की रचना है वो हिंदी उर्दू अदब की रचना है। अब इसे खड़ी बोली कविता के साथ जोड़ सकते हैं। अभी मैं आपसे आगे जिक्र करूंगा कि किस तरह से 1867 में गुटका नंबर 3 जो पाठ्यक्रम तैयार किया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, उसमें इन्होंने इंसा अल्लाह खां की उस कहानी को पद्य रूप में कैसे दर्ज किया, जिसको हूबहू अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी पुस्तक में लिया। अब ये जो पूरा अभियान चलता है, इसे उस दौर के नवजागरण के साथ जोड़कर देखने की जरूरत। अब एक बिंदु और यहां स्पष्ट होता है कि खड़ी बोली कविता से पहले जो खड़ी बोली की पूरी जमीन तैयार होती है, उस जमीन में आप देखें कि उर्दू का गद्य और हिंदी का गद्य लगभग 1741 में भाषा योग वशिष्ठ की रचना होती है, 1731 में उर्दू के गद्य की रचना होती है। उसी दौर में इन दोनों को, उन बिंदुओं को, इन चेतनाओं को देखते हुए आप देखें उसका विकास किस तरह से होता है। तो 19वीं सदी का जो प्रथम दशक है, उस दशक के बाद की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया चालू होती है या विस्तार जिसको मिलता है, उसमें ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली की रचनात्मकता का द्वंद्व शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पहले गद्य में आता है और फिर कविता में आता है, और गद्य में आने से इसका विस्तार किस तरह से जन जन तक पहुंचता है, और गद्य में आने की यह स्थिति इस तरह से बनती है कि खड़ी बोली कैसे पत्रकारिता की भाषा बनती है, खड़ी बोली अदालत की भाषा बनती है, खड़ी बोली को कैसे विस्तार के साथ धार्मिक प्रचार में प्रयोग किया ईसाई मिशनरियों ने। ये जो पूरा वितान बनता है, इस संदर्भ में अगर आप बातचीत करें तो ब्रज भाषा इसमें पीछे होती चली गई, क्योंकि ब्रज भाषा का गद्य कमजोर था। ब्रज भाषा कविता में तो बहुत विस्तार के साथ दिखाई देती है, लेकिन गद्य में वह कमजोर दिखाई देती है, इसीलिए खड़ी बोली ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। एक बात तो यह, दूसरी चीज यह है कि खड़ी बोली के बारे में विचार करते हुए रामविलास शर्मा ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और उन्होंने ये बताया है कि खड़ी बोली की जो जनपदीयता है,
खड़ी बोली की जो भाषा है, खड़ी बोली के अंदर आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। उसने ब्रजभाषा से भी ग्रहण किया, उसने दक्षिणी हिंदी से भी ग्रहण किया, उसने उर्दू से भी ग्रहण किया, उसने अपनी सहवर्ती बोलियों से भी ग्रहण किया। इस तरह जो उसकी ग्रहणशीलता थी, इसके साथ जुड़कर वह कैसे नवजागरण के अभियान में कैसे रूबरू होते हुए विकसित होती है। तो ऐसे में खड़ी बोली की जमीन ज्यादा व्यापक आपके सामने नजर आती। और इन्हीं वजहों से खड़ी बोली के संदर्भ में जो बातचीत हुई, तो उसका विकास और उसका विस्तार किस तरह से भारतेंदु मंडल तक आते आते गद्य में हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा या जानते हैं आप उसको, कि उन्होंने गद्य काल या गद्य खंड पर सबसे पहले बातचीत की। नाम भी गद्य काल रखा है, बहुत मानिक है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है कि गद्य के साथ कैसे खड़ी बोली का पूरा विस्तार बनता है। और उस विस्तार के साथ जो बातचीत की उन्होंने, और ये बताया कि कैसे गद्य के निर्माण की इस प्रक्रिया में खड़ी बोली का विकास कैसे होता है। और उस प्रक्रिया में ब्रजभाषा की कविता जो मध्यकाल से चली आ रही थी संस्कारबद्ध तरीके से, उस कविता का विकास ब्रजभाषा का भारतंद युग में होता है। अब यहां पर एक खास बात ध्यान देने की है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में खड़ी बोली के विकास की पूरी प्रक्रिया को भारतेंदु हरिश्चंद्र देख और परख रहे थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के सामने किस तरह से भाषा की जो पूरी प्रक्रिया आ रही थी। कल शंभुनाथ जी बातचीत करते हुए एक बात कह रहे थे कि अपने दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखने और समझने का जो तरीका है वो ये है कि हमें व्यापकता के साथ देखना चाहिए। मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ये कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने पूरेपन के साथ बहुत स्वाभिमानी, बेहद ईमानदार और हिंदी नवजागरण का चेहरा इसीलिए माने जाते हैं कि उन्होंने किसी चीज के साथ कोई रागत द्वेष के साथ या खंडित तरीके से कोई काम नहीं किया। भाषा के मसले पर जब बातचीत की जाती है तो उनको पता था कि कविता की जो भाषा है वह भाषा ब्रजभाषा ही हो सकती है, क्योंकि ब्रजभाषा में ही वो कविता कर पा रहे थे। ये बात सही है कि वह रसा नाम से उर्दू में लिखते थे, वह संस्कृत में भी कविता करते थे। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनसे पूछा गया कि आप किस भाषा के कवि हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत में लिखता हूं, मैं हिंदी में लिखता हूं, मैं उर्दू में भी लिखता हूं, मैं ब्रज में लिखता हूं, उर्दू में भी लिखता हूं। तो कैसे संस्कृत, ब्रज और उर्दू, मतलब हिंदी और हिंदी की पूरी जाति जमीन की बात वह करता है कवि। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं खड़ी बोली में कविता लिखने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन खड़ी बोली में कविता बन नहीं पा रही। और इसको उन्होंने बाकायदा स्वीकार किया अपने लेखन में। और बाद में वो गद्य में जब वो इस चीज को ले आते हैं तो नाटक से लेकर तमाम सारी पत्रकारिता में, निबंध में किस तरह से खड़ी बोली का वो विस्तार करते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ यहाँ ये समझने की जरूरत है कि जो पूरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, नवजागरण की जो पूरी चेतना है, हिंदी नवजागरण का पूरा जो वितान है, कैसे विकसित होता है, विस्तृत होता है, इसमें अगर आप देखें तो खड़ी बोली हिंदी बनाम ब्रज भाषा का द्वंद्व कैसे भारतेंदु मंडल के सदस्यों के साथ शुरू हो जाता है। कि उसमें कुछ कुछ बातें अभी तो हो रही थी कि खड़ी बोली कैसे जिसे कहा जाता संस्कार और विचार की भाषा गद्य होगी जिसमें खड़ी बोली है, और संस्कार कविता में किस तरह से ब्रजभाषा चलेगी। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चला। इसका विस्तार, ये विवाद का रूप, आंदोलन का रूप इसने बाद में लिया। लेकिन उसके पहले एक और दिलचस्प बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में कालचक्र में हिंदी नए चाल में ढली, जैसे शीर्षक से लिखते हैं। और इस शीर्षक से आप देखें तो किस तरह से वह नए चाल में ढली वाली जो बातचीत करते हैं कि उसमें सिर्फ 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ही हम जिक्र करते हैं, जबकि तथ्य यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ उस दौर में बंगाल के साथ बिहार भी जुड़ा हुआ था। और खड़ी बोली आंदोलन का विस्तार आप जानते हैं बंगाल से किस तरह से फोर्ट विलियम कॉलेज से शुरू होता है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की पूरी बुनावट थी वो औपनिवेशिक मानसिकता को पोषित करने वाली थी, लेकिन कैसे धर्म के प्रचार के बहाने और तमाम सारे बिंदुओं के मामले में वो खड़ी बोली हिंदी का प्रसार तो कर ही रहे थे।
अब इस संदर्भ में अगर आप बात करें तो 1873 में किस तरह से अदालती विज्ञप्ति के लिए बंगाल की सरकार ने बिहार में पटना और आसपास के भागलपुर जैसे इलाकों में 1873 वो सन है, आप ध्यान रखें कि जब उन्होंने इसको प्रस्तावित किया कि वहां हिंदी में यह विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी चीज 1873 वह वर्ष है कि जब पटना के ही राधालाल माथुर नाम के व्यक्ति को हैं, जो चेतना संपन्न व्यक्ति, उनको हिंदी का खाका बनाने के लिए काम दिया गया, जो राष्ट्रभाषा का खाका बनाने का काम उनको दिया गया। इसलिए 1873 एक बिंदु है, एक प्रस्थान बिंदु है जो हिंदी नए चाल में ढलती है। क्योंकि ये जो नए चाल का ढलना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह नवजागरण और आधुनिकता की उस पूरी परियोजना के साथ खड़ी बोली कैसे विकास करती है। खड़ी बोली का जो पूरा वितान है वो आधुनिकता और नवजागरण के साथ, जातीय चेतना के साथ, कैसे उस पूरे अभियान में वैज्ञानिक विकास के साथ, पत्रकारिता के विकास के साथ, शिक्षा के विकास के साथ, अदालती भाषा के साथ और इन सब के साथ साथ कैसे अपने को विस्तार दे रही है। और इस विस्तार की पूरी परियोजना में आप देखें कि अभी ये बातें चल रही हैं कि खड़ी बोली क्या ब्रज भाषा में कविताएं लिखी जाएं कि खड़ी बोली में लिखी जाए, ये द्वंद्व तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। लेकिन इसका दूसरा पड़ाव बहुत दिलचस्प है और वो दूसरा पड़ाव है ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का द्वंद्व। ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली के द्वंद्व के बारे में बातचीत मैं करूं इसके पहले आपको मैंने बताया कि कैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की बातचीत करते हुए हम सरस्वती के संपादकीय लेखों, टिप्पणियों और उनके भाषा परिष्कार के बारे में जब बातचीत करते हैं तो हम महदूद कर देते हैं उसको और ये कह देते हैं कि खड़ी बोली में अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी न हुए होते तो खड़ी बोली का ऐसा विकास न हुआ होता। मुझे लगता है ये खंडित इतिहास दृष्टि है भाषा को देखने की, खड़ी बोली को देखने की एक खंडित भाषा दृष्टि है। इस भाषा दृष्टि से मुक्त होकर हमें उस पूरे अभियान को देखना चाहिए जो अयोध्या प्रसाद खत्री के साथ शुरू होता। ये इस अभियान की एक खासियत यह भी है कि यह सिर्फ ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का द्वंद्व नहीं है, ये उस समय के सुधारवादी आंदोलनों के अंतर्विरोध का भी द्वंद्व है। यह द्वंद्व जो है उस दौर में भाषाई द्वंद्व मात्र नहीं है, वो सामाजिक अंतर्विरोध का भी द्वंद्व है। सुधारवादी आंदोलन और भारतीय चेतना में जो आधुनिक भाषाई आधुनिकता जिसे कहते हैं, उन सब का द्वंद्व भी आप इसमें देख सकते हैं। और यही वो समय है जहां हिंदी और उर्दू की जमीन को कैसे एक तरफ विकसित करने का काम अयोध्या प्रसाद खत्री जैसे लोग, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे लोग करते हैं, लेकिन व्यापक भारतेंदु मंडल के सदस्य जो उस समय सुधारवादी आंदोलन में जो नैतिकतावादी, आर्य समाजी नैतिकतावादी जो माहौल था उससे पोषित होते हुए खड़ी बोली का विकास कहते हुए किस तरह से विस्तार के साथ कर रहे थे और अपनी बात वो कह रहे थे। इसमें एक खास बात मैं आपके सामने रखूं तो उन सारी चीजों के बारे में मैं बातचीत करूंगा, लिपियों के बारे में, लेकिन एक खास जो महत्वपूर्ण चीज है वो यहाँ पर यह है कि खड़ी बोली मैं जिसे यूं कि आप जानते हैं कि इतनी सारी सतरें हैं, इतना विस्तार है कि हर पक्ष पर आप एक घंटे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली के उस विवाद की तरफ आपको जरूर ले जाना चाहता हूं कि जिसमें 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का मृत्यु होती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उसके बाद सरस्वती का प्रकाशन 1900 में होता है। इसमें आप देखें इसके बीच के वर्षों में खड़ी बोली बनाम ब्रजभाषा का विवाद शुरू होता है और उस विवाद के बारे में एक खास बात यह है कि खड़ी बोली कविता की जमीन का जो आंदोलन है वह बिहार की धरती से शुरू होता है। ब्रजभाषा की धरती से अलग बिहार की धरती, और उस बिहार की धरती में अयोध्या प्रसाद खत्री का नाम लेना बहुत जरूरी है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने किस तरह से खड़ी बोली का पद्य नाम की जो पुस्तक तैयार की 1887 में, नारायण प्रेस मुजफ्फरपुर से यह छपी, और इस प्रकाशन के साथ ही कैसे एक आंदोलन शुरू हुआ। मित्रों, उसमें वो जो भूमिका लिखते हैं वो बहुत दिलचस्प है, वो पढ़ने लायक है। मैं उन्हीं के शब्दों में जो उन्होंने लिखा है मैं पढ़ रहा हूं कि खड़ी बोली के मैंने 5 भेद माने हैं।
ठेठ हिंदी, पंडित जी की हिंदी, मुंशी जी की हिंदी, मौलवी साहब की हिंदी और यूरेशियन हिंदी। ठेठ हिंदी वह है जिसमें तद्भव और देशज शब्द अधिक रहते हैं। पंडित जी की हिंदी में संस्कृत के बड़े बड़े और कठिन शब्द, विदेशी शब्द प्रायः नहीं है। मुंशी जी की हिंदी में पंडित जी और मौलवी साहब के बीच हिंदी है। इसको यूरोपियन विद्वान हिंदुस्तानी कहते हैं। मौलवी साहब की हिंदी फारसी और अरबी से भरी है। यूरेशियन हिंदी में अंग्रेजी के तत्सम संज्ञा शब्द आते हैं। इसके बाद उन्होंने उसको 3 परिच्छेद में बांटा और उसमें कविताओं को दर्ज किया। और इन 3 परिच्छेदों में सबसे पहले ठेठ हिंदी का खां की रानी केतकी की कहानी को शामिल किया हुआ। और दूसरा जो परिच्छेद है, मुंशी स्टाइल की हिंदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है दशरथ विलाप, महेश नारायण की स्वप्न नामक लंबी कविता और हाली की एक बेब की मुनाजात जैसी रचना को उन्होंने इसमें शामिल किया। और तीसरा जो परिच्छेद है वह है पृथ्वीराज रासो आलखंड को शामिल करते हुए बिहार बंधु में प्रकाशित कविताओं को इसमें वो शामिल करते हैं। मित्रों, यहां पर तवज्जो देने की बात यह है कि इसमें कौन सी हिंदी है जिसको अयोध्या प्रसाद खत्री सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, वो है मुंशी स्टाइल की हिंदी। अब आप इसको उनके परिवेश से भी जोड़ सकते हैं, चूंकि उनके कर्म के साथ कैसे वो प्रशासन से जुड़े हुए थे, अब अदालत से उस भाषा के साथ कैसे नवजागरण की पूरी चेतना उस अभियान के साथ कैसे वह हिंदी विकसित हो रही थी, उसको देख परख रहे थे। लेकिन मुंशी स्टाइल हिंदी उनकी खासियत यह है कि जिसमें वो कहते हैं कि एक तरफ कैसे वह संस्कृत और ब्रज की परंपरा से भी जुड़ी है, उर्दू की भी परंपरा से जुड़ी है, लेकिन उसमें जो ब्रज वाला मसला था कि उससे जुड़ते हुए भी ब्रज की उस पूरे वितान को उसमें स्वीकार नहीं करते। उनका ये कहना है कि आम चलन में जो भाषा है, जो उर्दू के ज्यादा निकट है, रेख्ता के ज्यादा निकट है, उसके साथ वो खड़ी बोली की जमीन को जोड़ते हैं ब्रज भाषा के बनिस्बत। एक बात तो ये है। दूसरे, यहां पर एक खास चीज जो मैं आपसे आगे भूलूं ना, इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि मुंशी स्टाइल वाली जो हिंदी उनकी है, उस हिंदी में महेश नारायण की स्वप्न नामक कविता को वो दर्ज करते हैं। मित्रों, यह कविता बहुत मायने रखती है खड़ी बोली कविता की जमीन को समझने। इस कविता के बारे में कहा जाता है कि यह कविता फैंटेसी शैली में लिखी गई, जैसे कि बाद में कई दशक बाद मुक्तिबोध जिस शैली में लिखते हैं। और इस कविता में कैसे मध्यवर्गीय चेतना का विकास दिखाई देता है, इसमें कैसे स्वप्न है, उस पूरी औपनिवेशिक चेतना से मुक्ति का स्वप्न, एक मध्यवर्गीय चेतना का स्वप्न इसमें दिखाई देता है, वह यथार्थ दिखाई देता है। इसको आप कह सकते हैं कि हिंदी की जो बात की जो पूरी चेतना संपन्न कविता है, यह कविता उसकी आधारभूमि दिखाई देती है। इस कविता की वानगी को देखिए, अगर आप इसकी बुनावट देखिए, इसकी कविताई देखिए, इसकी भाषा देखिए। मैंने जब पांडे से लेकर तमाम सारे आलोचकों ने इस कविता की व्याख्या करते हुए इस बात की ओर संकेत किया है। मैं आपके सामने उस कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। इस कविता की इन पंक्तियों के साथ इसको समझा जा सकता है। क्या है यह आहा हिंदी की जमीन, होगी तो यह जरूर स्वाधीन। चंद्रलोक से आई हूं मैं, जहां दीनता की है बड़ी ही बड़ाई। राजा तो यहाँ यहीं के होंगे, वहां तो है विदेशी राज करते। सब कार्य विदेशी ही करते हैं, वहां वो विदेशियों की है बड़ी प्रगटाई। और ये जो खास पंक्ति है कि होगी तो यह जरूर स्वाधीन, इसके बारे में आप देखें और समझें तो खास बात वह यह करते हैं कि कैसे स्वाधीनता के उस अभियान के साथ इस कविता को जोड़ते हैं, इसके साथ साथ जो वैयक्तिक चेतना की मुक्ति है उसके साथ भी जोड़ते हैं, तमाम सारे बिंदुओं की तरफ इशारा करते हैं इस कविता में। महेश नारायण शुक्ल अंग्रेजी के विद्वान थे और कहा जाता है स्वप्न नाम की कविता के बाद उन्होंने कोई कविता नहीं लिखी। इतने कमिटमेंट वाले व्यक्ति थे कि उसके बाद वो पत्रकारिता में लग गए और यह कविता
खड़ी बोली हिंदी कविता की आधार और जमीन तैयार करने वाली कविता है। इस तरफ भी हमें पढ़ना और देखना चाहिए। अब आते हैं उस विवाद की तरफ। खत्री जी ने जब उस पुस्तक के बारे में, जब उस पुस्तक को छापा, उसका प्रकाशन किया, तो उन्होंने उस दौर के संपादकों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों, साहित्य सेवियों के पास फ्री में उस पुस्तिका को उन्होंने भेजा। और जब उसको भेजा तो इस तरह से एक नया आंदोलन शुरू हुआ। और आप ध्यान दीजिए कि यह आंदोलन बाद में काफी बड़ा रूप लेता है। इसमें श्रीधर पाठक शामिल होते हैं, राधा शरण गोस्वामी शामिल होते हैं, यहाँ तक कि मदन मोहन मालवीय भी शामिल होते हैं, और बहुत सारे भारतीय मंडल के पूरे जो रचनाकार हैं शामिल होते हैं। यहाँ दो बातें आई कि कैसे राधा चरण गोस्वामी ने ब्रज भाषा कविता की पक्षधरता करते हुए खड़ी बोली कविता की जो हिमायत खत्री जी करते हैं उसका प्रतिरोध दर्ज करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी शंका यह है कि खड़ी बोली की कविता अगर इस तरह से आएगी तो उसमें उर्दू कैसे घुस जाएगी, और उर्दू घुस जाएगी तो खड़ी बोली कविता, हमारी जो ब्रज भाषा की कविता की पूरी जमीन है या विकास है, वो कैसे चौपट हो जाएगा। उससे ज्यादा चिंता उनकी यह है कि हिंदी की जो जातीय संरचना है उनके तई वो नष्ट हो जाएगी। अब इसको उस समय के अंतर्विरोध के साथ आप देख और समझ सकते हैं। एक चीज ये, दूसरी चीज श्रीधर पाठक के बारे में जरूर बात करनी चाहिए कि श्रीधर पाठक ने 1887 में हिंदुस्तान पत्र में, जिसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे, उसमें उन्होंने एक टिप्पणी लिखी। और उस टिप्पणी में उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस, बड़े विश्वास के साथ उन्होंने लिखा कि हम लोग ब्रज भाषा और खड़ी बोली भाषा दोनों की कविता में अपनी आराध्या हिंदी को द्विगुणित चतुर्गणित आभूषण पहनाकर विधि रीत से उसके भीतर भंडार को बढ़ाकर उसमें असीम वैभव के सदा अभिमानी होंगे। खड़ी बोली की कविता में उर्दू नहीं घुसने पावेगी। जब हम हिंदी की प्रतिष्ठा में सदैव सचेत रहेंगे तो उर्दू की ताव क्या जो चौखट के भीतर पांव रख सके। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि कैसे दोनों की अलग अलग चिंताओं के बीच में भी एक चिंता है, वह केंद्रीय चिंता है कि हिंदी में उर्दू न घुसने पाए। ये चिंता कॉमन चिंता है। अब यहां पर आप देखें कि कैसे उस दौर में 1875 के आसपास आर्य समाज की स्थापना होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो भाषिक अभियान है उसको आप देख सकते हैं। वैदिक परंपरा के साथ कैसे वेदों की ओर लौटो, और तमाम सारे वो जो पूरा का पूरा अभियान है, उसके साथ जब आप देखें तो कैसे हिंदी और उर्दू के अलगाव की जमीन वहां तैयार होती है। उसी अलगाव की जमीन से भारतीय मंडल के तमाम सारे रचनाकार जुड़े हुए हैं। इनको आप देख और समझ सकते हैं। क्योंकि फिर मैं आपसे बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इस मायने में ज्यादा उदार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ज्यादा आधुनिक थे, जबकि उस दौर के इन रचनाकारों के बारे में आप बातचीत करें तो वो बहुत उदार और प्रगतिशील होने का दावा तो करते हैं, लेकिन भाषिक रूप में कैसे एक विशेष ब्रज भाषा और उसमें भाषा की जो जिसे कहा जाता उदारतावादी दृष्टिकोण, वो वहां पर दिखाई नहीं देता। एक बात। अब इसमें आप देखें कि खत्री जी का जो पूरा अभियान है वो बेहद प्रगतिशील है। खत्री जी अपनी पूरी की पूरी इस अभियान में आधुनिकता के बारे में, ब्रज भाषा के बारे में जो बातचीत करते हैं, उसमें एक खास बात यह है कि वह ब्रज भाषा को गंवारू बोली कहते हैं, और दूसरी तरफ खड़ी बोली की प्रगतिशीलता की बात करते हैं, खड़ी बोली को दर्ज करने की बात करते हैं। अब यहां पर एक अंतर्विरोध खत्री जी का भी नजर ये आता है कि खत्री जी ब्रज भाषा के प्रतिरोध में उसको गंवारू बोली कहते हैं, और उस समय ब्रज भाषा कविता लिखने वाले और उसके समर्थक ये सारे के सारे जो बड़े विद्वान हैं, बड़े कवि हैं, बड़े चिंतक हैं, संपादक हैं, वो बेतरह प्रेम करते हैं ब्रज भाषा से। तो ब्रज भाषा के बारे में इस तरह की टिप्पणी नागवार गुजरती। तो अगर आप उस दौर के ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली के विवाद को देखें तो कैसे एक तरफ वह खत्री जी के अड़ियल और कठोर रवैये का भी शिकार होती। वो अपने आयाम में खड़ी बोली के विकास का तो एक प्रगतिशील चेतना का आयाम रचते हैं, ये बात तो सत्य है, लेकिन उनका जो कमिटमेंट ब्रज भाषा को लेकर है वह इतना ज्यादा कठोर है कि इस तरह से एक प्रतिरोधी चेतना पैदा कर देता है।
और आप देखिए उस पूरे अभियान में कि शुरुआती दौर में श्रीधर पाठक से लेकर खुद प्रताप नारायण मिश्र और तमाम सारे लोग आपस में शामिल होते हैं खड़ी बोली कविता के साथ, क्योंकि खड़ी बोली कविता की जमीन पहले से तैयार हो रही है। उसमें लावनी से लेकर तमाम सारे छंदों संगीत की उस पूरी परंपरा के साथ जो लोक संगीत की परंपरा है, लोक छंद की परंपरा है, उसमें कविताएं लिखी जा रही हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन खत्री जी उसको बड़ा कैनवस प्रदान करने की कोशिश करते हैं। उस बड़े कैनवस में वो ये बात करना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे ब्रजभाषा को जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक खड़ी बोली का विकास नहीं हो सकता, खड़ी बोली कविता इस तरह से विकसित नहीं हो सकती। इसके बारे में वो बार-बार बातचीत करते हैं और ये इस तरह से अगर बात देखें तो मुंशी स्टाइल की उनकी जो हिंदी थी जिसकी वो प्रस्तावना करते हैं, उस प्रस्तावना के साथ वह एक बात और कहते हैं। उनका ये कहना है कि वो मौलवियों से गुजारिश करते हैं कि आप फारसी से भरी हुई हिंदी से मुक्त होइए और पंडितों से या हिंदुओं से जो जिससे वो गुजारिश करते हैं कि जो पंडित स्टाइल की हिंदी है जिसमें संस्कृत निष्ठता बहुत ज्यादा है, उससे वो मुक्त होकर मुंशी स्टाइल की हिंदी जिसकी तरफ वो इशारा करते हैं उसकी पक्षधरता करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एक रूप उसका बनता हुआ नजर आता है और इस रूप के साथ अगर आप देखें तो श्रीधर पाठक उनकी पक्षधरता करते हैं। इस मामले में पक्षधरता करते हैं कि खड़ी बोली की कविता जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक चीज ये कह के कि वह उसकी पक्षधरता करते हुए कहते हैं ब्रजभाषा भी साथ में चलनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रताप नारायण मिश्र जैसे जो कवि और संपादक और निबंधकार हैं, रचनाकार हैं, वो खुलेआम ब्रजभाषा की कविता के बरक्स खड़ी बोली कविता को खारिज करते हैं। इसी के साथ साथ आप बालकृष्ण भट्ट जैसे जो बड़े प्रगतिशील चेतना से संपन्न संपादक और रचनाकार हैं, उनका एक कोट मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली के इस द्वंद में ब्रजभाषा को कैसे वो तवज्जो देते हैं और खड़ी बोली की कविता और खड़ी बोली की कविता की उस पूरी जमीन को खारिज करते हैं। उन्होंने 1887 में हिंदी प्रदीप में अपनी एक टिप्पणी लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि हम अपनी पद्मयी सरस्वती को किसी दूसरे ढंग पर उतार, मैली और कलुषित नहीं करना चाहते। पद्य या कविता उसी का नाम है जिसमें भूषण, मतिराम, पद्माकर, सूर, तुलसी, बिहारी प्रभृति विद्वानगण चल चुके हैं, क्योंकि रस और माधुर्य जो कविता का प्राण है सो इन रूखी खड़ी बोलियों में कभी आने का नहीं। पद्य में खड़ी बोली उस स्त्री के समान है, भाषित होती है जिसका नख से शिख तक अलंकार उतार लिया गया। ये टिप्पणी करते हैं खड़ी बोली के बारे में बालकृष्ण भट्ट 1887 में। अब आप यहां देखें कि इस पूरे की पूरी जो खड़ी बोली बनाम ब्रज का जो विवाद है, उस विवाद में कैसे खत्री जी थोड़ा किनारे हो जाते हैं और बाद में उन्होंने लिखा भी कि प्रेम सागर की स्टाइल का लोग अनुसरण करने लगे। इस खड़ी बोली के पहले लिखैया फर्स्ट राइटर यदि राय सोहन लाल अथवा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद होते तो इतना बड़ा बखेड़ा न खड़ा होता। ये वो लिखते हैं। आप देखें कि खत्री जी जिस अभियान को लेकर चल रहे थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिस अभियान को लेकर चल रहे थे, ये दोनों लोग कैसे बाद में किनारे कर दिए जाते हैं और एक पूरा का पूरा अभियान और पूरा खड़ी बोली बनाम ब्रजभाषा का जो पूरा अभियान था, उस अभियान में जिस प्रगतिशील चेतना के साथ खत्री जी बात कर रहे थे, हिंदी उर्दू से मुक्ति की जिस तरह से हिंदी उर्दू के विवाद से मुक्ति की जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, वो उनका एक साफ कहना था कि खड़ी बोली कविता उर्दू के ज्यादा निकट है। खड़ी बोली कविता की जो जमीन है वो ब्रजभाषा के निकट नहीं है। ये इस तरह से वो ब्रजभाषा की जो पूरी बुनावट है उसके साथ वो कविता विकसित नहीं हो सकती। ये वो कह रहे थे, इसके पीछे उनकी भविष्योन्मुखी दृष्टि थी। लेकिन यह विवाद अगर आप तटस्थ मूल्यांकन करें तो यह वैचारिक से ज्यादा व्यक्तिगत हो गया और व्यक्तिगत इस तरह से हो गया कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और खत्री जी को लगभग हाशिए पे कर दिया गया उस दौर में। और इस तरह से आप खड़ी बोली के उस पूरे अभियान में फिर भी 1889 में खत्री जी
खड़ी बोली का पद्य नाम की जो पुस्तक है, जो लंदन से प्रकाशित होती है, उसमें फिर उन्होंने लिखा और टिप्पणी की। उस टिप्पणी को पढ़ने लायक है कि खड़ी बोली के व्याकरण में ब्रजभाषा को हिंदी में पोएटिक लाइसेंस समझना हिंदी व्याकरण की मेरी समझ से भूल है। इसी को सर्वसाधारण को दिखलाना, इस पर ध्यान दिलाना इस दूसरा भाग का प्रधान उद्देश्य है। लेकिन आप देखें कि इस पूरे अभियान में एक आंदोलन तो खड़ा वो कर ही देते हैं, और वो आंदोलन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले पूरी खड़ी बोली कविता की जमीन निर्मित करता है, उसमें अयोध्या प्रसाद खत्री का, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का और भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद इसमें उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते जैसे कि उनके मंडल के लेखक इन्वॉल्व होते हैं। मामला यहां तक हो गया कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को किनारे करने के लिए उनके मंडल के राधाचरण गोस्वामी से लेकर तमाम सारे सदस्य ऐसी ओछी भाषा का प्रयोग करने लगे उनके प्रति कि वो अवसादग्रस्त हो गए अंतिम दिनों में। ये स्थिति आई। आप उसको पढ़ो, वो दस्तावेज बहुत हैं, उसको पढ़ा और देखा जा सकता है। मित्रों, इन सारी चीजों के बारे में बातचीत करते हुए मैं अब तीसरे पक्ष पर, चूंकि एक पक्ष और द्विवेदी युग का है, उस पर मैं बात करता हूं। ये विवाद और ये विस्तार बहुत है, उसकी बहुत सतरें हैं, बहुत स्वरूप है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं आ रहा हूं कि सुधार आंदोलन जो हुआ, शिक्षा और सुधार आंदोलन और द्विवेदी युग की जो कविता है वो निर्मित कैसे होती है, उसका जो पूरा राष्ट्रीयता का अभियान है वो खड़ी बोली हिंदी कविता को विकसित कैसे करता है। उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो पदार्पण होता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर सारे बड़े विद्वानों ने ये लिखा है, इतिहासकारों ने, कि खड़ी बोली हिंदी को व्याकरणिक रूप से, खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक रूप से विकसित करने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। लेकिन कुछ भ्रम भी उसमें फैलता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी बात तो करते हैं जन भाषा की, आम फहम भाषा की, बोलचाल की भाषा की, लेकिन वह जिस हिंदी को प्रस्तुत करते हैं वह हिंदी नहीं है जैसे कि अयोध्या प्रसाद खत्री जिसको विकसित करना चाह रहे। उदाहरण कई हैं, लेकिन एक खास बात ये कि उन्होंने शुरुआत में आप पढ़ें तो उन्होंने लिखा है सरस्वती के 1901 के अंक में कि आधुनिक कवियों पर बोलचाल की हिंदी ने प्रभाव डालना आरंभ कर दिया है। यह निश्चय है कि किसी समय बोलचाल की हिंदी भाषा ब्रजभाषा की कविता का स्थान अवश्य छीन लेगी। अब आप ध्यान दीजिए कि बोलचाल की हिंदी द्विवेदी जी की इतनी गद्यवत थी कि आचार्य शुक्ल के शब्दों में वह इतिवृत्तात्मक हो गई। अब वो गद्यवत इतनी ज्यादा थी कि इतिवृत्तात्मकता, मैटर ऑफ फैक्ट की तरफ चली गई, प्रोएजिक हो गई। और इसका भुगतान ये था कि उस युग के जो बड़े प्रतिनिधि कवि हैं, क्योंकि द्विवेदी युग में आके कविता की 3 धाराएं विकसित होती हैं। एक धारा जो ब्रज भाषा की कविता की धारा है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र से होते हुए वो कविता विकसित हो रही है, जिसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न आते हैं। और इसी धारा में गया प्रसाद शुक्ल सनेही जैसे कवि आते हैं। इन कवियों को दोरंगी कवि आचार्य शुक्ल कहते हैं, जिसमें ब्रज और खड़ी बोली दोनों में कविताएं लिखते हैं। और दूसरी जो धारा है वह मुख्य धारा है, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। और तीसरी जो धारा है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वच्छंद काव्य की धारा कहते हैं, उसके प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। मित्रों, ये तीनों काव्य धाराएं आपस में कई बार जुड़ती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करती हैं, विकसित होती हैं, लेकिन सब पर हम बातचीत नहीं कर सकते। मैथिली शरण गुप्त पर जरूर थोड़ी सी बातचीत करना जरूरी है। मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी स्कूल के कवि हैं। तो जो स्कूल निर्मित किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जिसमें इतिवृत्तात्मकता के बारे में बातचीत कर सकते हैं, आप नैतिकता के बारे में बातचीत कर सकते हैं, आज समाजी जो नैतिकता, विक्टोरियाई नैतिकता और वो पूरा का पूरा रूप, और भाषा में जो गद्यवत्ता जिसे कहा जाता है, उसकी जमीन भी वहीं से विकसित होती है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त के बारे में अगर आप बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती कविता है, भारत भारती कविता को बहुत तवज्जो दिया गया।
लेकिन भारत भारती कविता में जो भारत की कल्पना है, जो चेतना है, वो बड़ी अंतर्विरोध ग्रस्त है। उसमें उसमें भाषा का स्वरूप ही उसी से किस तरह से निकलता है, और इसको उसके साथ जोड़कर अगर आप देखें परखें तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि बड़े कवि हैं, राष्ट्र कवि का दर्जा उनको दिया गया, गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा उनको, और साकेत जैसी रचना उन्होंने रची। इसके अलावा उसी धारा के जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता को उतना तवज्जो नहीं दिया गया, जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो ब्रज भाषा है, वो खड़ी बोली की भाषा है, वो खड़ी बोली गुप्त जी की भाषा से किसी भी मायने में कमजोर नहीं है। वो ज्यादा क्रिएटिव है, ज्यादा आधुनिक है। लेकिन गुप्त जी उस दौर के प्रतिनिधि कवि के रूप में उभरे, उनको जन का कवि भी कहा गया, उनकी कविताओं का विस्तार जन आंदोलनों में भी हुआ। लेकिन एक पक्ष बनता है उनका, एक भारत भारती के कवि हैं और एक साकेत के कवि हैं। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त की कविता के बारे में अगर बात करें तो द्विवेदी युग की पूरी कविता का जो भाषिक अभियान है खड़ी बोली का, उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में वो वहां पर दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ श्रीधर पाठक है। श्रीधर पाठक की कविता ब्रजभाषा से होते हुए खड़ी बोली में आते हैं, और ये कहा जाता है कि श्रीधर पाठक 3 युगों के प्रतिनिधि कवि माने जा सकते हैं, शुरुआत करने वाले या प्रतिनिधित्व करने वाले। पूर्व द्विवेदी युग, जो उत्तर भारतेंद्र युग भी आप कह सकते हैं उसको, द्विवेदी युग की कविताई के, और छायावाद के शुरुआत करने वाले कवि के रूप में उनको देखा और परखा जा सकता है। क्योंकि भाषा में प्रकृति के साथ किस तरह से, क्योंकि एक आप समझते हैं और इसको विस्तार से आपने पढ़ा भी होगा, मैं बहुत विस्तार से उस पर नहीं जा रहा हूं, कि कैसे वो रोमांटिक कवियों का अनुवाद कैसे भाषाई स्तर पर करते हैं, इसीलिए उनकी भाषा का विकास इस रूप में दिखाई देता है। इसको देखने और परखने की जरूरत है। एक पक्ष तो ये है। दूसरी तरफ एक तथ्य और है, मैं अपनी बात कि आप देखें कि जो नागरिक के विकास की प्रक्रिया है, उस नागरिक के विकास की प्रक्रिया के बारे में जब आप बातचीत करें तो उसमें शिक्षा का जो आंदोलन है, जो विश्वविद्यालयों का आंदोलन है, जो तमाम सारी जो उस दौर की पीठिकाएं हैं, उनको देखने और समझने की जरूरत है। इसमें एक पुस्तक है, फ्रांचेस्का आर्सिनी की पुस्तक है, हिंदी का लोक वृत्त। वो इसी दौर की पुस्तक, इसी दौर की बात करती है, 1920 से 40 के बीच की बात करती है वो पुस्तक। और उन्होंने उसमें बार बार ये दर्ज किया है कि कैसे नागरिक के इस पूरे अभियान में मदन मोहन आशा के बारे में बातचीत करें तो नागरिक प्रचारणी सभा जैसी संस्था कैसे हिंदी भाषा और नागरी लिपि के विकास और खड़ी बोली के विकास में अपना भूतपूर्व योगदान देती है। क्योंकि नवजागरण के अभियान में इन संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान था, और इन सांस्थानिक योगदान के संदर्भ में कई सारे अंतर्विरोध भी नजर आते हैं। अंतर्विरोध का मसला ये है कि जब पाठ्यक्रम की निर्मित हुई खड़ी बोली कविता से जुड़ते हुए, भाषा से जुड़ते हुए, तो उसमें आधुनिकता की चेतना बहुत कम थी। उसके पीछे वो पूरी नवजागरण की चेतना का परिवेश था जो काम कर रहा था। क्योंकि फ्रांचेस्का आर्सिनी की इसी पुस्तक में उन्होंने बीएचयू 1922 की प्रवेशिका पुस्तिका में हिंदी के पाठ्यक्रम का जिक्र करते हुए ये साफ साफ लिखा है कि किस तरह से पूरे के पूरे पाठ्यक्रम में आधुनिक कवि और आधुनिक रचनाकार एक क्रम में जो है भारत भारती, जो जिस भारत भारती उसका भी प्राचीन काल वाला जो खंड है उसको शामिल किया गया। इससे भी आप हिंदी क्षेत्र में जो आधुनिकता है, जो आधुनिक चेतना है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी बुनावट के साथ, पूरी संरचना के साथ इसको देखा और परखा जा सकता है। मित्रों, मैं अंतिम बात अपनी इस तरह से पूरी करता हूं कि खड़ी बोली हिंदी कविता की जमीन एक दिन में नहीं तैयार हुई, और खड़ी बोली कविता की जो जमीन है
वो तमाम परंपराओं को आत्मसात करते हुए विकसित होती है। जैसे कि उसमें तमाम विवाद, तमाम आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में से वह अपना रूप ग्रहण करते हुए आगे विकसित होती है। यूं कि अंतर विरोध उसमें बहुत है, उसमें अपनी स्थानीयता को लेकर, अपनी जातीय चेतना को लेकर और तमाम दुराग्रहों को लेकर साहित्यकार अपनी अपनी तरह से प्रवेश करते हैं, उस आंदोलन में शामिल होते हैं। लेकिन इन सब के बीच में खड़ी बोली हिंदी जिसे हम कहते हैं, जो अपनी खाद पानी कहां से अर्जित करती है, वह हिंदी उर्दू की जमीन है, हिंदी उर्दू कविता की साझी जमीन है। इस रूप में वह एक विकास की वो पूरी परंपरा जो अमीर खुसरो से होते हुए मध्यकाल में रीतयुगीन कविता में विकसित होती है, जिसको नए सिरे से देखने की जरूरत है, क्योंकि उसी दौर में ब्रजभाषा जैसी कविता जो शास्त्र और कविताई दोनों में बड़ी समृद्ध है, वह खड़ी बोली की जमीन तैयार करती है। क्योंकि ब्रजभाषा को अक्सर हम सामने जब खड़ा कर देते हैं कि ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली, तो ब्रजभाषा खड़ी बोली की दुश्मन नहीं है। ब्रजभाषा खड़ी बोली की सहवर्ती उसी पश्चिमी हिंदी परिवार की एक बोली है, जो खड़ी बोली हिंदी के विकास की एक प्रक्रिया, खासकर कविता के बारे में तो आप यह कह सकते हैं कि कैसे एक विस्तार के साथ उसको शक्ति प्रदान करती है। इसको इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए। खड़ी बोली कविता एक नजीर की भाषा की वो कविता है। नजीर की भाषा जो जनतांत्रिक भाषा है, लोक भाषा है, लोक धर्मी भाषा है। हिंदी कविता की वो शास्त्र और जन की और लोक की पूरी जमीन खड़ी भाषा बनती है, शिक्षा की भाषा बनती है, अदालत की भाषा बनती है, धर्म के प्रचार की भाषा बनती है। तमाम सारी चीजों के बीच में वह भाषा कैसे निर्मित होती है, तो खड़ी बोली कविता बाद में जिस तरह से विकसित हुई, वह कैसे अपने सहज रंग के साथ आती है, तो इसके पीछे की वो पूरी जमीन है, इसके पीछे का वो 1000 साल का पूरा इतिहास है। क्योंकि एक दिन में कोई भाषा निर्मित नहीं होती, किसी एक दिन में कोई कविता की जमीन नहीं बनती। इसको इतिहास के नए दृष्टिकोणों के साथ, भाषा को चिंतन के नए दृष्टिकोणों के साथ हमें देखना चाहिए। इसमें एक तरफ आपको औपनिवेशिक ज्ञान, भाषा के ज्ञान, तो भारतीय चेतना के अंतर्विरोध को भी हमें देखना है। क्योंकि ग्रियर्सन जैसे भाषा चिंतक भले औपनिवेशिक चेतना को पोषित कर रहे हैं, लेकिन हिंदी खड़ी बोली की जमीन को तैयार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान। इसी तरह से तमाम वो देशी आंदोलन, वो लोग होगा, नागरी आंदोलन का वो स्वरूप आपने रखना होगा, और उस दौर में तमाम है उनको उसके साथ जोड़कर खड़ी बोली हिंदी कविता की जमीन की तलाश, तब हम उसको देख बोली हिंदी कविता की प्रगतिशीलता और उसकी चेतना को देखने और समझने का एक नजरिया हो सकता है। बहुत सारे दृष्टिकोण और भी हैं, कई दृष्टिकोणों से देखा और परखा जा सकता है, लेकिन अब नए सिरे से जब हम खड़ी बोली के बारे में बातचीत करते हैं, तो उसको उन सारी परंपराओं के साथ जोड़कर हमें देखना और समझना होगा। हर परंपरा का अपना योगदान है, और खड़ी बोली इसीलिए बड़ी बोली है, प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है कि उसके अंदर आत्मसात करने की वार्ता का भाव, जो भाव, और हिंदी नवजागरण की जो बोली खड़ी बोली है, इसलिए उसका प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि कहा जाता है कि हिंदी नवजागरण जिस प्रकार से भारतीय नवजागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला नवजागरण है, ठीक वैसे ही खड़ी बोली पूरी हिंदी की जो जनपदीय बोलियां हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करने वाली बोली है। इससे उसकी जमीन तैयार होती है, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कोई प्रश्न अगर आपका है तो कुछ बात कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे तथ्यों पर बातचीत हो चुकी है। ये विषय बहुत गहरा है। मैंने अपनी स्तर से अकादमिक तरीके से कुछ जो बहसें थी उससे कुछ बातें कहने की कोशिश मैंने की, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ खास, इसमें हमारे साथियों ने कुछ प्रश्न किया है, जैसे कि नागरी लिपि के बारे में, उस पूरे आंदोलन के बारे में, मुझे लगता है उस पर अलग स्वतंत्र व्याख्यान की जरूरत है, क्योंकि खड़ी बोली कविता की जो पूरी जमीन है
उसको इन बिंदुओं के साथ देख और समझ सकते हैं। पूरे द्वंद्व और अंतर विरोधों को देखते और परखते हुए उसे देखा जा सकता है। उसका एक ही पहलू नहीं है, उसके बहुत पहलू हैं, क्योंकि भाषा अपने मूल रूप में संश्लेषी होती है, बहुसंश्लेषी है और बहुधर्मी बहुवर्णी है खड़ी बोली का स्वरूप, और उसको हमें देखने और समझने की जरूरत है आधुनिक मन के साथ। धन्यवाद। एक पक्ष और इस पूरे अभियान में खड़ी बोली कविता के बारे में बातचीत करते वक्त द्विवेदी युग को जब हम पढ़ते हैं तो वो भी हमें देखने की जरूरत है कि भारतेंदु युग बनाम द्विवेदी युग के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो हिंदी है, भारतेंदु युग की जो हिंदी है, जो गद्य की हिंदी है, और उसके बरक्स से द्विवेदी युग की जो हिंदी है, उसको आप देखें तो उसमें नाटकों में जिस तरह से हिंदी दर्ज होती है, निबंधों में जिस तरह की हिंदी दर्ज होती है, उसको कैसे क्या हिंदी में आगे वो द्विवेदी युग की कविता की जमीन में, कविता की भाषा में कैसे वो, या गद्य की भाषा में क्या वो विकसित हो पाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो खड़ी बोली कविता की जमीन में एक पक्ष और बहुत महत्वपूर्ण है, वह पक्ष है लोक कविता का, लोक धर्मी कविता का। क्योंकि रामविलास शर्मा ने बातचीत करते हुए ये बताया है कि कैसे भारतेंदु युग में कविता में जो लोक की छवि है, लोक के छंद हैं, लोक के राग हैं, लोक के शब्द हैं, उनको लेकर वह उस कविता की पूरी भाषा की निर्मिति करते हैं। इसको देखने और परखने की जरूरत है। और द्विवेदी युग में तमाम सारे भाषा के स्वरूप जितने आपके सामने दिखाई पड़ेंगे, मुझे लगता है वो कई हैं, सिर्फ एक नहीं है, उसके कई सारे स्वरूप हैं। उन स्वरूपों में एक तरफ वह भाषा कैसे छायावाद की तरफ विकसित होते हुए नजर आती है, एक तरफ अपने पूरे संस्कारिक तरीके से पुरानी भाषा के साथ जुड़ती है, और एक तरफ वह अपने युग की भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह से खड़ी बोली के कई सारे स्वरूप वहां पर नजर आते हैं। इसको भी देखने और परखने की जरूरत है। तो बहुत आभार सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कोई प्रश्न अगर आपका है तो आप लिख सकते हैं, तो उस पर कुछ बातचीत हो जाए, नहीं तो व्याख्यान को समाप्त किया जाए फिर। सर क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुछ प्रश्न? धन्यवाद प्रभाकर सिंह जी। आप का व्याख्यान प्रश्न हम ले ही रहे थे, लेकिन शायद कुछ नेटवर्क के कारण सर स्विच ऑफ हो गए हैं, शायद सर का फोन स्विच ऑफ हो गया है। लेकिन आज का आख्यान बहुत सार्थक रहा। एक बहुत अच्छी किताब की याद दिलाई सर ने, हिंदी का लोकवत फ्रांसिस्को ओर्सिनी की 1920 से 1940। प्रभाकर जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। एक सेकंड। नेटवर्क कंजेशन पर आप सभी का धन्यवाद। इस पूरे विषय से जुड़ी कई अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हैं, उनको जरूर खंगालिए। अपनी लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरीज की तरफ दोबारा मुड़िए। और ये लॉकडाउन का समय मुझे लगता है कि अध्ययन और पठन पाठन के लिए सबसे अच्छा समय है, इसका सदुपयोग किया जाए। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप जुड़े रहे। और कल हम नया आख्यान लेकर आप सभी के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।